morning, dear students. Now we will discuss about the collision theory of chemical reactions. ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे मेजर करते हैं. अब जो केमिकल रिएक्शन है वो अकर कैसे करती है. केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि जो पुराने बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के बीच में वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है. तो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी मतलब कि उसके स्टडी किया गया और उसके ऊपर एक बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इस तरह से सिचुएशन होती होगी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट. तो कोलिजन थ्योरी आई, इसने बोला कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोलिजन नाम से ही पता चल रहा है, कोलाइड करना, आपस में टकराना. नेचुरली जब रिएक्टेंट होंगे रिएक्शन में तो आपस में क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे. ठीक है, तो रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का कोलाइड करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. और जो कोलिजन होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द जेड से कोलिजन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मींस कौन सी चीज कितनी स्पीड से हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के यूनिट आपको पता है पर सेकंड होते हैं. कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं आपस में रिएक्टेंट के, दैट इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. और ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, कुछ रिएक्शन के लिए अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन मींस जो आपका टेम्परेचर है दैट इज 298 केल्विन एंड जो प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑफ द रेंज ऑफ 10⁻25 टू 10⁻28 कोलिजन. अब आप इस नंबर से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सारे कोलिजन होते होंगे. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं सारे? नहीं, इसके ऊपर भी कंडीशन है. तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं उनको प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए दो कंडीशन जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी. तो कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन है एनर्जी बैरियर. बैरियर का मतलब है कोई स्टॉपेज, ठीक है, चेक मतलब. ठीक है, एनर्जी बैरियर जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मान लो ये है एनर्जी बैरियर, ये है टाइम रिएक्शन का, ये इसमें कन्वर्ट, तो ये डायरेक्ट पाथ ही फॉलो करेगा. ठीक है, कोई ना कोई इसको बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव. ठीक है, दैट इज द बैरियर. तो दैट मीन्स अगर मैं इसको एनर्जी एक्सिस मानूं तो दैट मीन्स इसको मिनिमम एनर्जी कहां तक रिएक्टेंट को अचीव करनी पड़ेगी, ये एनर्जी. ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होगा. तो जब कोलिजन होगा तो कुछ मॉलिक्यूल तो ये एनर्जी एक्वायर कर लेंगे कोलिजन के बाद. ठीक है, जो कोलाइड करेंगे जब मॉलिक्यूल तो कुछ मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो इस लेवल तक पहुंच जाएगी. उन कोलिजन को हम बोलते हैं जिन कोलिजन में रिएक्टेंट की एनर्जी इस एनर्जी तक पहुंच जाएगी, मिनिमम एनर्जी तक, उन कोलिजन को हम बोलते हैं कि कोलिजन जो है वो इफेक्टिव हुआ. इफेक्टिव मींस इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसने उतनी एनर्जी गेन कर ली कोलिजन के बाद ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसको इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे. लेकिन सारे कोलिजन जो है वो जब रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे आपस में तो जरूरी नहीं है कि कोलिजन के बाद सारे रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हो जाए. कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी इसी रेंज तक रह जाएगी, कुछ इसी रेंज तक, कुछ किसी रेंज तक. तो जिनकी एनर्जी से कम रहेगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी बैरियर. ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम energy which is required by the reactant molecule in order to convert into the product that is known as, उस एनर्जी को हम बोलते हैं E नॉट से इसको डिनोट करते हैं, and that energy is known as threshold energy. थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज. ये जो आपकी ये वाली एनर्जी आई दिस इज नोन एज E नॉट. ये मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. तो कई बार इसकी डेफिनेशन आ जाती है. सेकेंड जो है पॉइंट दैट इज द
ओरिएंटेशनल बैरियर या ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि वो कोलाइड तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन क्या है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब मान लो ये है आपके पास C और O कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ओरिएंटेशन दी है मॉलिक्यूल की, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और ये है आपके पास यहाँ पे ON नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे लिखा मैंने ये। अब जब ये ओरिएंटेशन इनकी होगी, मतलब ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, इस तरह से ओरिएंटेड हैं ये, ठीक है, अलाइनमेंट इस तरह से है इनकी। तो होना क्या है रिएक्शन में, कार्बन ने ऑक्सीजन लेनी है और इसने किस में कन्वर्ट होना है, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगी प्रोडक्ट, आपको पता है CO2, तो दैट मीन्स ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ अटैच होगी ना, आपको पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है CO2, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पे जब ये कोलाइड करेंगे तो ऑक्सीजन आ गई है सामने, ठीक है, तो दैट मीन्स ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसको कार्बन चाहिए थी, तो दैट कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव। ये ओरिएंटेशन इफेक्टिव नहीं है, इसलिए कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव मीन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकेंड केस है, मैं यहीं पे बना रही हूं, आपने इसको अलग से बनाना है। यहाँ पे आपका कार्बन आ गया, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया। अब क्या होगा, कार्बन आ रहा है ऑक्सीजन के सामने, ठीक है, तो दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये तो ऑलरेडी अटैच है, तो CO2 बन जाएगा। अब CO2 बनने के चांसेस है ना अब, तो दैट मीन्स ये जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। तो इसने ये अगर इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो ये बैरियर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों कंडीशंस करनी पड़ेगी, तब जाके वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। सेकेंड कंडीशन है, मान लो यहाँ पे हमारे पास है N और यहाँ पे है O, दोबारा से क्या है, दिस इज नॉट अ इफेक्टिव ओरिएंटेशन, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे कोलिजन होते हैं, बहुत सारे कोलिजन में प्रोबेबिलिटी होती है कि जो कर लेंगे क्रॉस दोनों कंडीशंस को वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो रिएक्टेंट में ही रहेंगे। दिस इज अबाउट द कोलिजन थ्योरी। अब ये जो कोलिजन थ्योरी है इसकी लिमिटेशन भी है कुछ, ठीक है, इसमें बाद में कमियां निकाली गई कि ये जो थ्योरी है, जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला उसमें ये पाया गया कि वो सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए ठीक है, उन्हीं रिएक्शन के ऊपर हम अगर उसको अप्लाई करें जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, तब तो वो ठीक वैल्यू आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की। किन रिएक्शंस के लिए, जो सिंपल रिएक्शन है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल या बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, या मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन होती हैं कुछ जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, ऐसे रिएक्शंस के केस में जब रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी से निकाला गया तो वो उसमें फिट नहीं बैठा, दैट मीन्स जो उसका रेट एक्चुअल था वो वैल्यू डिटरमिन नहीं हुई। तो दैट मीन्स दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग रिएक्शन, ठीक है, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैक्सिमम रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज अगर हम टेम्परेचर को करते हैं। और मैक्सिमम रिएक्शन में, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में ये पाया गया है कि अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलर प्रिंसिपल। लेकिन बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उसको हम मेजर करते हैं बाय द टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
temperature coefficient. What is temperature coefficient? This is the rate constant for the reaction. Rate constant क्या? K for at एक ही रिएक्शन के लिए at 310 Kelvin temperature divided by rate constant for a chemical reaction at 300 Kelvin. आपको पता है जो रेट कांस्टेंट है वो वेरी करता है विद द टेम्परेचर. तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता है. दिस इज 2 और 3. बहुत सारे रिएक्शन से स्टडी किया गया. ठीक है, तो K इज द रेट कांस्टेंट. दैट मीन्स K एट 300 Kelvin. ये केल्विन है, ये रेट कांस्टेंट है. K एट 3 Kelvin for the same reaction. This is the temperature coefficient. ठीक है. अब होता क्या है एक्चुअली में, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, आपको पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है. अब व्हाट इज द फैक्टर? ग्राफिकली थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. मान लो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. टोटल मॉलिक्यूल है हमारे पास n. ठीक है, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है n और डेल्टा n फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो पर्टिकुलर इसकी तरफ हमने ले लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और हॉरिजॉन्टल साइड हमने ले लिया काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो डेल्टा n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट और डेल्टा n वो मॉलिक्यूल हैं जो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये, यहां से मान लो आप. ठीक है, 0 भी हो सकती है अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 0 पे चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नेचुरली 0 हो जाएगी. तो दिस इज लेट इट बी ग्राफ. यहाँ पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है वो ये फ्रैक्शन है. दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये है. ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्टेज पे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये वाली है. और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है तो वहां पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम हो गए. तो दैट मीन्स ये जो आपका पीक है यहाँ पे ग्राफ का, पीक में सबसे ज्यादा हाइट है ग्राफ की, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के वो सबसे ज्यादा है. तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी हुई इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो ये वाली एनर्जी को एक्वायर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका समझ आ गया होगा आपको, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है. बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है. इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की है. ठीक है, एक और ग्राफ है. अगर हम अब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इसी ग्राफ के ऊपर मैं बना रही हूं. आपने सेपरेट ग्राफ जो है वो बनाना है, स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर. ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ही रहेंगी. मैंने 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे अब ग्राफ बनाने हैं. ठीक है, तो एक तो मैंने बना लिया ग्राफ इस टेम्परेचर के ऊपर मान लो. ठीक है, और दूसरा ग्राफ जो मैंने बनाया वो बना लिया मैंने इस टेम्परेचर के ऊपर. ये आपका टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर मान लो ये है आपका T2. यहाँ पे इसका पीक ये वाली काइनेटिक एनर्जी पे है और T2 का पीक कहाँ है, इस वाली काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है. अब मान लो ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये ली है इन्होंने थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वाली E0. आपने गैसियस मॉलिक्यूल में भी पढ़ा होगा ये चीज. ठीक है, E0 ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी और यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो है वो
खत्म हो गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपकी रिएक्शन फिनिश हो गई। अब ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है यहाँ पे T1 इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, T1 इज लेस देन T2। T1 जब टेम्परेचर है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो ज्यादा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, लेकिन जब आपने टेम्परेचर T2 बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी पीक वाले मॉलिक्यूल की, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गए जो उस एनर्जी को एक्वायर कर पा रहे हैं। अब ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए एनर्जी, ये है वो एनर्जी। अब अगर हम T1 देखेंगे तो T1 में इतने मॉलिक्यूल हैं जो इस एनर्जी को एक्वायर कर पा रहे हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, ये वाले मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। आप डिफरेंट कलर कर लीजिए या एक को आप शेड कर लीजिए, दूसरे को शेड नहीं करें, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास T2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायरिंग दिस एनर्जी कितने हो जाएंगे, ये तो इंक्लूड हो ही गए, सारा ही एरिया इसमें इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्वायरिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीज। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मॉलिक्यूल एक्वायर कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाती है तो दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल उस एनर्जी वैल्यू को क्रॉस करके ना, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज अबाउट द कोलिजन थ्योरी। थैंक यू।